हे बच्चा लोग, स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर जीके की क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय भूगोल से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपवाह तंत्र। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे कि अपवाह तंत्र है क्या, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम बारी बारी से सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियां है उसे लेके आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, अपवाह होता क्या है। अपवाह सिंपल है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। निश्चित वाहिका यानी कि जल की जो धाराएं हैं जो निश्चित इस वाहिका से आ रही है या इस वाहिका से आ रही है या इस वाहिका यानी कि रास्ता से जो आ रही है उसी को हम लोग बोलते हैं अपवाह, यानी कि ड्रेनेज हम बोलते हैं। और इन वाहिकाओं के जाल को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। वाहिकाओं का जाल का मतलब, मान लीजिए एक मेन नदी है, इसमें बहुत सारी नदियां आपस में मिल जाती है, चाहे इन नदियों में और भी बहुत छोटी छोटी नदियां मिल जाती है। तो इस वाले नदी को हम पूरा या इस पूरे वाहिकाओं के जाल को जो है ना हम पूरा अपवाह तंत्र कहते हैं। तो इन वाहिकाओं के जाल को हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। अब अपवाह का जो प्रतिरूप है, पैटर्न जो होता है ना, वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है आपका वृक्षाकार प्रतिरूप, जिसको हम डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं। एक होता है अरीय प्रतिरूप, जिसको हम रेडियल पैटर्न बोलते हैं। एक होता है जालीनुमा प्रतिरूप और एक होता है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो समझते हैं सबसे पहले वृक्षाकार प्रतिरूप। ये वृक्षाकार प्रतिरूप है ना, वृक्ष की शाखाओं के हिसाब से दिखेंगे। जैसे देखिए, ये एक आपकी मेन नदी है जो ऐसे जा रही है, और इसमें एक नदी आई, इसमें ये नदी का पानी लेके ये नदी इसमें दी, ये नदी इसमें, ये नदी इसमें, ये नदी इसमें, ये नदी इसमें। फिर कुछ इसी तरीके के यहाँ भी आपको सीन मिलेंगे। तो एकदम वृक्ष की शाखाएं जिस तरह से फैलती है उस तरह से नदी आपको दिखे तो उसको हम बोलेंगे वृक्षाकार प्रतिरूप। क्वेश्चन यहां से बनता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये प्रतिरूप क्या कहता है, एक ऊंचा जगह है, ठीक है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, तो क्या होगा, कुछ नदी का धारा इधर निकल जाएगा, कुछ नदी का धारा इधर निकल जाएगा, कुछ नदी का धारा इधर निकल जाएगा। तो इस रूप को हम लोग अरीय प्रतिरूप कहते हैं। और ये जो है आपका अमरकंटक का जो पहाड़ है वो कुछ इस तरह का उदाहरण है, जहां पे कुछ नदी इधर की ओर निकल जाती है, कुछ नदी इधर की ओर निकल जाती है, कुछ नदी इधर की ओर निकल जाती है, यानी कि जिधर ढलान होता है उधर की ओर निकल जाती है। तो ऐसे प्रतिरूप को हम लोग बोलते हैं अरीय प्रतिरूप। इसके बाद होता है जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप में क्या होता है कि नदियां और जो सहायक नदियां है वो समकोण पे मिलती है या समांतर बहती है। जैसे एक नदी ऐसे भाई, ठीक है, इस नदी में ये नदी मिल गया, इसमें ये मिल गया, इसमें ये मिल गया, ठीक है, ये देखिए 90 डिग्री आपको या समांतर नदियां बहता हुआ मिलेगा। तो ये ना एक तरह से जाली बनाएगा, जाली। तो इसी को हम लोग जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। इसके बाद आता है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, जिसको सेंट्रीपिटल पैटर्न कहते हैं। इसमें क्या होगा कि बहुत जगह से नदियां आएगी, इस एरिया से आ रही है, यहाँ पे आके खत्म हो गई, इस एरिया से आई खत्म हो गई, इस एरिया से आई खत्म हो गई, इस एरिया से आई खत्म हो गई। यानी कि एक ही जगह पे सारी नदियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई या विलीन हो गई, अलग अलग जगह से आके। उस प्रतिरूप को हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, सेंट्रीपिटल पैटर्न। ध्यान रखिएगा कि भारत का जो कच्छ का रण है, यहाँ पे भी बहुत सारी नदियां आती है और वहां पे कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। जैसे लूनी एक नदी है, तो यही है। अब देखिए, भारत के अपवाह तंत्र को हम मेजर 2 हिस्सों में बांटते हैं। जो हिमालय से जो नदियां निकलती है उसको हम हिमालय नदियां बोलते हैं, और जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलते हैं उसको प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। आपको याद होगा कि ये है हमारा भारत, यहां से जो है हिमालय है और इधर होता है प्रायद्वीपीय भारत। तो हिमालय से जो नदी निकलती है उसको हम बोलते हैं हिमालयी नदियां, और इधर नीचे वाले भारत से जो निकलती है दक्षिण भारत से, उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। अब इन नदियों की कुछ विशेषता है। जैसे हिमालय नदियों में हम मेनली 3 नदी को देखेंगे, एक सिंधु नदी, एक गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी। जिसमें ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सिंधु नदी को नहीं देखेंगे, इसकी जितनी भी सहायक नदी है उनको हम लोग कवर करेंगे। गंगा नदी इनको कवर करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी इनको कवर करेंगे। क्योंकि एग्जाम दृष्टिकोण से ये 3 नदियां बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसके लिए मैं ना इन सभी नदी, सिंधु का अलग, गंगा का अलग और ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग वीडियो ला दूंगा, ठीक है। और प्रायद्वीपीय नदियों को एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे। तो वीडियो का इंतजार करिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि कैसा आपको लगा। तो चलिए, सबसे पहले हिमालय नदियां। अच्छा, प्रायद्वीपीय नदियों में कौन कौन आता है, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब इन दोनों के बीच में हम थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं, और इन अंतरों से भी क्वेश्चन बनता है कि हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर में। देखिए, हिमालय नदियां क्या है
हिमालय अपवाद तंत्र काफी लंबे दौर में विकसित हुआ। काफी लंबे दौर में विकसित होने का मतलब है जैसे जैसे हिमालय का निर्माण हुआ वैसे वैसे इन नदियों का भी विकास हुआ। यहाँ की प्रमुख नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। यहाँ की नदियां बारहमासी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आएगा कि बारहमासी नदियां कौन सी है। तो हिमालय नदियां जो भी है ना बारहमासी है। देखिए यहाँ पे बारहमासी होने का कारण है वर्षा के दिनों में तो पानी रहता ही रहता है, लेकिन जब वर्षा नहीं होता है फिर भी यहाँ पे पानी रहता है, क्योंकि ये नदियां हिमालय से निकलती है और हिमालय पे क्या होता है, बर्फ पाया जाता है। तो ये जो बर्फ पिघलता है धीरे धीरे वही बर्फ पानी बन के इन नदियों में आ जाता है। इन्हें बारहमासी नदियां इसीलिए कहा जाता है। तो यहाँ पे बर्फ पिघलने से भी बारिश पानी मिल जाता है और वर्षा से भी पानी मिल जाता है। यह नदियां गहरे गौर से गुजरती है और अपर्दन की क्रिया भी करती है। ये जो नदी है ना ये गहरे गौर से गुजरती है। गहरे गौर का मतलब है कि पहाड़ है, यहाँ पे ढलान से ये गुजरेगी। तो ये ना इस पहाड़ को काट काट के है ना भी आकार का घाटी बना देगी, ऐसे गॉर्ज टाइप का बना देगी। ठीक है, इसी को कहते हैं गॉर्ज। और अपर्दन भी करती है। अपर्दन का मतलब ऊंचे से आ रहा है तो इस कांटे की मिट्टी को, पहाड़ को, पत्थर को काट काट के ले आएगी। तो ये अपर्दन का भी काम करती है। ये नदी अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटी बनाती है। गॉर्ज हो या भी आकार की घाटी, कुछ इस तरीके की घाटी बनाएगा और इसमें से ये निकल के आएगा। ये नदियां हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के उपजाऊ मैदान में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जैसे मान लीजिए हमारा प्यारा सा भारत है, तो यहाँ से गंगा नदी निकली, पहाड़ पर से निकल के उत्तरी मैदान में प्रवेश करेगी और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। या ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे करके। सिंधु नदी एक नदी है हिमालय नदियां जो अपना पानी अरब सागर में गिराती है, ये ध्यान रखिएगा। ये नदियां विसर्प बनाती है और अपना मार्ग भी बदलती रहती है। ये नदियां विसर्प बना देती है कि जब भी मैदानी इलाके में आती है ना नदियां, तो इनको है ना हाइट नहीं मिलता है गिरने का, तो समतल जगह पे ना ये सांप के आकार की तरह चलती है। ये नदियां हिमालय की हिम आच्छादित क्षेत्रों से जल प्राप्त करती है और हमेशा बहते रहती है। ऐसे ये नदियां अपने विकास की युवा अवस्था में, यानी कि ये नदियां अभी भी जवान है, अभी भी हिमालय पहाड़ जो है बढ़ रहा है और ये नदियां अभी भी काम कर रहा है। अपने मार्ग में अपर्दन का कार्य भी करती है और डेल्टा का निर्माण भी करती है। अब डेल्टा क्या होता है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम घाट और प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यानी कि ये नदियां जो है पश्चिम घाट से निकलेगी और पूरब की ओर बहेगी और बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। यह अपवाह तंत्र पुराना है, यानी कि हिमालय से भी पुराना है यहाँ का अपवाह। प्रायद्वीपीय नदियां सुनिश्चित मार्ग में बहती है, यानी कि ये इनका मार्ग सुनिश्चित नहीं है हिमालयी नदियों का, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों का मार्ग सुनिश्चित है, एक गड्ढा टाइप का बना होगा और इसी में ये नदियां बहती है। यहाँ पे जो नदियां वर्षा पे निर्भर करती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में यह सूख जाती है। यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय नदियां है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पानी वर्षा ऋतु में ही आता है। जब बारिश होती है तो इनको पानी मिलता है, जब बारिश नहीं होती है तो इनको पानी नहीं मिलता है। यानी कि गर्मी में या तो बहुत कम पानी या इसका एरिया पूरा क्या हो जाता है, सूख जाता है। ये नदियां अपने विकास की प्रौढ़ अवस्था में, यानी कि हिमालय युवा है और ये प्रौढ़ है, ये पुराना नदी तंत्र है और इनकी नदी घाटियां चौड़ी तथा उथली भी है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जिसमें ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी जो है यहाँ से सतपुड़ा से निकलता है और इधर की ओर अरब सागर में गिरता है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे लंबी नदी अगर हम बात करें दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय नदियों में, वो है गोदावरी, 1465 किलोमीटर है, जिसको दक्षिण की गंगा भी कई बार कहा जाता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं गोदावरी नदी को लेके। तो आप समझ गए नदियों के बारे में। अब देखिए ये नदी का रास्ता है, सबसे ऊंचा पार्ट आप देखिए, यहाँ से नदी निकल रही है, सबसे ऊंचा पार्ट है, तो देखिए नदी आराम से आ रही है, आराम से। लेकिन जैसे थोड़ा सा मध्य भाग में है तो देखिए इसका जो इस तरह का जो शेप है वो किस तरह से शेप हो रहा है देख ली। और जैसे ही निचले भाग में पड़ती है उसका सांप आकार और भी ज्यादा बढ़ जाता है और जब ये नीचे गिराती है तो ये अपने राह में डेल्टा बना लेती है, जिसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था। और यहाँ देखिए ये जो सांप की तरह काटती है तो कई बार क्या होता है, ऐसे ऐसे करके आ रही है, ऐसे ऐसे करके नदी आ रही है विसर्प की तरह, सांप की तरह। तो कई बार क्या होता है, यहाँ का जो पानी है ना, ये यहाँ का पानी यहाँ पे चला जाता है और यहाँ से ये ऐसे करके आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये बच जाता है
और ये ऐसे रहता है। अब इसको पानी नहीं मिल रहा है तो इस तरह में ना ये पानी का एक पार्ट बन जाता है जिसको हम लोग गोखुर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोखुर झील। लाइक इस तरह का देखिए ये वाला शेप, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गोखुर झील बोलते हैं। तो ये है आपका गोखुर झील जो आपको मैदानी इलाके में देखने को मिलेगा। नदी जैसे जैसे निचला भाग में प्रवेश करती है वैसे वैसे ज्यादा विसर्प होती जाती है। अब अपवाह तंत्र को हम दो हिस्सों में और बांट सकते हैं। पहला तो हिमालय नदियों से देखा, दूसरा हमने देखा कि प्रायद्वीपीय भारत से जो निकलता है। एक और कर सकते हैं कि ये नदी अपना पानी कहाँ गिराती है। तो अरब सागर में जो नदी पानी गिराएगी उसको अरब सागर वाली नदी कह देंगे, जो बंगाल की खाड़ी में पानी गिराएगी उसको बंगाल की खाड़ी कह देंगे। तो जिसमें से आपके पास ये है। अब इसको बस मैप में देखिए और थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। जैसे लूनी नदी तो अंतः नदी है, वो अपना पानी कहीं नहीं गिराती है। जिसमें आपको याद रखना है नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, बहुत इंपॉर्टेंट नदी। इधर आप मांडवी, जुराबी, पेरियार, इंद्रावती शरावती, ये इंपॉर्टेंट नदियां आप याद रख सकते हैं जो अरब सागर में अपना पानी गिराती है। अगर हमसे पूछिएगा तो नर्मदा, तापी, माही, साबरमती ये याद रखिएगा, पेरियार याद रखिएगा। लूनी जो है अंतःस्थलीय नदी है, यानी कि ये अपना पानी समुद्र में नहीं गिराती है। और ये नदियां ऐसी है जो अपना पानी जो है अरब सागर में गिराती है। और बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली तो बहुत सारी नदी है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इसी तरह आपको महानदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, वेन्नार नदी हो गई, वेगई नदी हो गई, ताम्रपानी नदी हो गई, ये सब पानी गिराती है। और हिमालय नदियों में एक नदी है आपकी सिंधु नदी जो ये अरब सागर में पानी गिराती है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। तो अगले लेक्चर में हम बारी बारी से हर नदियों के बारे में देखेंगे, ठीक है। एक वीडियो में हम सिंधु को कवर करेंगे, दूसरे वीडियो में हम लोग गंगा को कवर कर लेंगे और तीसरे वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र को कवर कर लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए।